नीतीश कुमार के विरुद्ध इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 354, 504, 506 एंड 509 रीड विथ सेक्शन 67 आईटी एक्ट का अपराध बनता है। लज्जा भंग होने के आशय से वो कोई भी वक्तव्य यदि दिया जाता है जिससे उनका लज्जा भंग होता है तो वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर उनके दिमाग में कहीं भी ये बात है कि विधानसभा के अंदर उनके द्वारा दिया गया कोई भी वक्तव्य 154(3) संविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्हें संरक्षण प्रदान करता है तो ये बिल्कुल गलत है। न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो उनका परीक्षण करें। आज विधानसभा संसद भवन की पूरी कार्यवाही लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ती है जिस प्रकार वो सदन में होती है। महिलाओं को जागृत करना चाहूँगा कि किसी एक ऐसे नेता को जो इस प्रकार के वक्तव्य उनके विरुद्ध देता हो उसकी जितनी भी निंदा अपने किसी भी संस्था के माध्यम से कर सकती हों तो अवश्य करें। इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है जी और जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है। उन्होंने जो अपराध किया है उसे क्षमा मांग लेने से ही वो अपराध ख़त्म नहीं हो जाता है। किस विद्यालय में सेक्स एजुकेशन में इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं उस पुस्तक को उद्धृत करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए महिलाओं पर बहुत खराब टिप्पणी की है। बड़ी शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने किया है जो कि सोशल मीडिया पर इस समय पूरा वायरल है। और इसका सामाजिक पहलू क्या है, कानूनी पहलू क्या है, राजनीतिक पहलू क्या है, फिलहाल आज हम कानूनी पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अयोध्या कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री YV मिश्रा सर। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सर, मैं जानना चाहूँगा इसका कानूनी पक्ष क्या है। इनके ऊपर अभी परिवाद दायर हुआ है मुजफ्फरपुर में जिसमें धारा लगाई गई है जो है IPC की 354D, 504, 505, 509 और IT एक्ट की धारा 67 के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है इनके खिलाफ। कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं। 25 नवंबर को सुनवाई होनी है। आखिर क्या होगा? पूरे घटनाक्रम पर आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए YV मिश्रा एडवोकेट फैज़ाबाद आप द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये निवेदित करना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर जिस प्रकार महिलाओं पर अपना वक्तव्य दिया है और जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो इस तथ्य का द्योतक है कि वो किन्हीं भी रूप से शिक्षित नहीं हो सकते हैं। जी। शिक्षित होते तो उनके अंदर एक मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए था। जी। उन्होंने महिलाओं को बिल्कुल नंगा कर दिया। जी। ये सत्य है कि समाज में कुछ भी बोलने से पहले अपने ज़बान को लगाम देना होता है और उस बात को कब और कहाँ और किन शब्दों में कहा जाए कि अपना वही अर्थ रखें जो वास्तविक में उसका अर्थ हो। सेक्स एजुकेशन के संबंध में दी गई वक्तव्य जिस प्रकार उन्होंने महिलाओं को शिक्षित होने के संबंध में कहा है वो अत्यंत ही निंदनीय है और मैं उनके उस वक्तव्य की निंदा करता हूँ। सर, इसका कानूनी पहलू क्या होगा? 25 नवंबर को सुनवाई है। जिन भी हमारे अधिवक्ता भाई साहब ने या जिन भी वादकारी ने इस प्रकरण के संबंध में न्यायालय में परिवाद योजित किया है मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार के विरुद्ध इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 354, 504, 506 एंड 509 रीड विथ सेक्शन 67 IT एक्ट का अपराध बनता है। वो ऐसे बनता है कि वोमेन हर मॉडेस्टी जो है महिलाओं की लज्जा भंग होने के आशय से वो कोई भी वक्तव्य यदि दिया जाता है जिससे उनका लज्जा भंग होता है तो वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नीतीश कुमार जी ने अपने वक्तव्य पर बाद में अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये पता चला कि उन्होंने अपने द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में क्षमा याचना करते हुए निवेदन किया है कि
वो वापस ले लिया जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के पटल पर जिस प्रकार से अपने वक्तव्य को कहा है वो अत्यंत ही घृणित है, निंदनीय है और इसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर उनके दिमाग में कहीं भी ये बात है कि विधानसभा के अंदर उनके द्वारा दिया गया कोई भी वक्तव्य 154(3) संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो उनका परीक्षण करें, उन्हें तलब करें और उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए उन्हें दंडित करें। सर, एक चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ कि भारतीय संविधान में लिखा है कि एक ये है 194(2) के अंतर्गत लिखा गया, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति इसके संबंध में इतना उत्तरदायी नहीं है किसी रिपोर्ट, पेपर या वोट या कार्रवाई का ऐसे विधानमंडल के सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत, मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो आप कह रहे हैं कैसे कार्रवाई हो सकती जब इनको संविधान से इनको प्रोटेक्शन मिला है? संविधान का जब निर्माण हुआ था, जी संविधान विशेषज्ञ हमारे संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया। जी जी। उस समय की परिस्थितियां आज की परिस्थितियां भिन्न हैं। जी जी। उस समय विधानमंडल और विधानसभा के अंतर्गत जो भी बातें कही जाती थीं वो समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के समक्ष आती थीं। वो मूल रूप से वक्तव्य नहीं सुना जाता था। IT एक्ट उसके बाद बना जब प्रौद्योगिक युग आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना। आज विधानसभा संसद भवन की पूरी कार्यवाही लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ती है जिस प्रकार वो सदन में होती है। जी जी। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के बने रहते मैं इस मत का हूँ कि कहीं भी संविधान का अनुच्छेद 194(2) अथवा 3 इसके लिए नहीं रोकता कि नीतीश कुमार का कोई परीक्षण आपराधिक न्यायालय में नहीं किया जा सके। मुझे जहाँ तक याद है कि केशवराम के केस में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का एक मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 1965 में हुआ था, जिसमें कुछ बातों पर न्यायालय ने अपने मत व्यक्त किए थे। बाद में विधानसभा के अंतर्गत भी उसकी चर्चाएं हुई थीं, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है और जिसको देखने के बाद भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इनका परीक्षण न्यायालय करने के लिए स्वतंत्र है और न्यायालय उनका परीक्षण करे और उनके द्वारा किए गए कृत्य के लिए उन्हें दंडित करे। चूँकि समस्त महिलाएं अपने को निवस्त्र प्रतीत हो रहा है, समाज में जो भी महिला सड़क पर चल रही है किसी भी पुरुष को देखती है तो अपनी आंखें नीची कर लेती है। जिस प्रकार उन्होंने इस वक्तव्य को दिया है वो अत्यंत ही घृणित है। मैं बार बार इसकी निंदा करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को जागृत करना चाहूँगा कि किसी एक ऐसे नेता को जो इस प्रकार के वक्तव्य उनके विरुद्ध देता हो उसकी जितनी भी निंदा अपने किसी भी संस्था के माध्यम से कर सकती हों तो अवश्य करें। और पुरुष वर्ग भी उनके साथ खड़ा हुआ है और विधि व्यवसायी होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते मैं भी जो भी मदद होगी इस संबंध में महिलाओं को देने के लिए अग्रसर रहूँगा। सर, इसमें सज़ा क्या हो सकती है? इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जी जी। और जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है अगर उनके जुर्म अगर साबित होता है। अभी तो साक्ष्य का विषय है, पूरी बात सामने आएगी। और सर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी नोटिस दिया और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए और पद से मतलब उनको इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने माफ़ी मांग ली। जब माफ़ी उन्होंने मांग ली तो बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए, अपराध करने के बाद में क्षमा प्रार्थी हो जाना जी जी वहीं तक है कि किया गया अपराध क्या क्षमनीय है, उसे क्षमा किया जा सकता है। जी जी। उन्होंने जो अपराध किया है उसे क्षमा मांग लेने से ही वो अपराध
ख़त्म नहीं हो जाता है। क्षमा मांगा है जिससे ये तथ्य दर्शाता है कि उन्हें ये बोध हुआ अथवा कराया गया कि उनके द्वारा किए गए कार्य अथवा कृत्य के लिए न्यायालय उन्हें दंडित कर सकती है और अपने को दंडित किए जाने के कारण भयभीत होकर के उन्होंने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना की है। उन्हें भी इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है कि न्यायालय हमारा परीक्षण कर सकती है और हमें इस कृत्य के लिए दंडित कर सकती है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि ये सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, इस तरह से बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इस पर इतना बखेड़ा नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, यादव जी ने जो वक्तव्य दिया है, उन्होंने किस विद्यालय में सेक्स एजुकेशन में इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं उस पुस्तक को उद्धृत करें। सेक्स को डिफाइन करना, सेक्स को बताना कि व्हाट इज सेक्स, ये किसी पुस्तक में इस प्रकार परिभाषित नहीं है और ना तो बताया गया है। और हम लोग तो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं। वोमेन हर मॉडेस्टी के से लेकर के सेक्शन 376 तक के मुकदमों को लड़ते हैं, देखते हैं। जहाँ न्यायालय पर किस प्रकार किसी लड़की के साथ अभियुक्त ने बलात्कार किया है को परिभाषित किया जाता था, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विराम लगा दिया है और ये कहा है कि केवल इतना कह देना मात्र कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, ये माना जाएगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसे परिभाषित करना कि साहब किस प्रकार और कैसे बलात्कार हुआ है, ये आवश्यक नहीं है। और ये नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने सेक्स एजुकेशन को ऐसा परिभाषित किया है कि जैसे जान पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको शब्द का ज्ञान ना हो, जिसे बोलना ना आता हो और जो अपनी बात को कहने के लिए सक्षम ना हो, वो इस प्रकार की बात कह रहा हो। लेकिन उन्होंने जानबूझकर महिलाओं को निवस्त्र किया है अपनी भाषा से, अपने कथनों से, जिसके लिए उन्हें दंडित होना चाहिए। आप हैं वाई मिश्रा सर, आपका कहना है कि निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाएगा। जब संविधान लिखा गया था, संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उसके उस समय की परिस्थितियां अलग थी। आज डिजिटल गैजेट्स हैं मार्केट में, सारा संचार व्यवस्था आप देख रहे हैं सब डिजिटल सब हो गया है, सारी बातें सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंच रही हैं। पहले विधानसभा में, विधान परिषद में या लोकसभा में अंदर तक ही बातें रहती थी। अब सब जब प्रसारित हो रही हैं तो निश्चित रूप से उसका समाज पे फर्क पड़ रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।